हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैंने बताया था कि टीसीपी बेसिकली टीसीपी का काम होता है कि पैकेट्स को यहाँ से वहाँ लेके जाना, ठीक है। हमने ट्रेस रूट पिंग वगैरह में भी देखा पैकेट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। पैकेट इज़ बीइंग यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज हर चीज़ पैकेट ही है, एवरीथिंग इज जस्ट पैकेट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो पैकेट ही है। अब गाइज ये जो पैकेट है, तो आपने ट्रेस रूट का जब देखा होगा तो ट्रेस रूट में मैंने बताया था आपको कि ट्रेस रूट लिनक्स में, चलो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। राजकुमार यू देयर, आप माइक ऑन कर सकते हैं, परमिशन दीजिए, माइक ऑन कीजिए। राजकुमार माइक ऑन कीजिए। हाँ राजकुमार, राज, आप ये बताओ आप कि जो ट्रेस रूट है बेसिकली वो लिनक्स में कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, लिनक्स सिस्टम में, और विंडोज़ में? विंडोज़ में क्या करता है, विंडोज़ में आईसीएमपी, टीसीपी क्या? टीसीपी, चलो ठीक है। सयान, सयान, सेम क्वेश्चन। हम्म, नहीं टीसीपी के अंदर नहीं बोलते हैं ऐसे, टीसीपी के अंदर ऐसे नहीं बोलना है आपको। टीसीपी हो जाता है जब आपका डेटा जो है ऑलरेडी इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहा है, तब वहाँ पे वो टीसीपी ओसीपी आता है। यहाँ पे जब आप बेसिकली ट्रेस रूट यूज कर रहे होते हो उस समय वो आईसीएमपी ही प्रोटोकॉल यूज करता है इन विंडोज, इन केस ऑफ विंडोज, ठीक है। इन केस ऑफ लिनक्स इट यूजेस द यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। बट बट यहाँ विंडोज में भी हम टीसीपी को यूज में ले सकते हैं इन इन द केस ऑफ, यू कैन से कि ट्रेस रूट में, ट्रेस रूट के केस में आप विंडोज़ में भी ट्रेस रूट को टीसीपी पैकेट्स भी भेज सकते हो। आप ट्रेस रूट का जब आप कमांड यूज़ कर रहे हो प्रोब के लिए तो आप टीसीपी पैकेट भी भेज सकते हो, और लिनक्स में भी आप टीसीपी पैकेट भेज सकते हो, ठीक है। ये एक छोटा सा वो एक क्वेश्चन आया था आदित्य की तरफ से, तो उसमें मैंने सोचा माइक म्यूट करो सभी लोग, बाकी जितने भी हैं माइक म्यूट कर लो। मैंने सोचा आपको भी बता देते हैं, जैसे कि क्या होता है विंडोज़ में सिंपली अभी जो है अभी लेटेस्ट में क्या है, टीसीपी ट्रेस रूट को यूज़ करने के लिए, ट्रेस आरटी को टीसीपी में यूज़ करने के लिए बेसिकली टीसीपी ट्रेस आरटी करके एक यूटिलिटी आता है, ठीक है। वो आप डाउनलोड करोगे तो आपका हो जाएगा, लाइक लेट मी शो यू। टीसीपी ट्रेस रूट, ये एक यूटिलिटी आता है, आई थिंक यही होगा शायद। हाँ ये चीज़ ये वाली आती है, टीसीपी ट्रेस रूट एक यूटिलिटी आती है, ठीक है। इस यूटिलिटी से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप टीसीपी पैकेट भेज सकते हैं ट्रेस रूट कमांड के साथ, ठीक है। तो इसका कमांड लाइन, इसका जो एग्जीक्यूटेबल आएगा टीसीपी ट्रेस रूट का एग्जीक्यूटेबल आएगा, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट एक जो फीचर है लिनक्स में, ये सॉफ्टवेयर के, विंडोज में आपको सॉफ्टवेयर के केस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, exe फाइल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट लिनक्स में आपके पास एक लिनक्स के केस में आपके पास एक जो इजीनेस ये होती है, सुविधा ये होती है कि आप लिनक्स में सिंपली यू कैन सिंपली यूज टीसीपी ट्रेस रूट कमांड, टीसीपी ट्रेस रूट कमांड लिनक्स में आता है, आप सिंपली उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक आता है टीसीपी ट्रेस, अरे आजा, ये कमांड आता है, ये लिनक्स में आता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेस रूट कमांड वर्क करेगा, अब ये टीसीपी पैकेट्स के साथ ट्रेस रूट कमांड वर्क करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला कमांड ये रन करता है, जब ये कमांड आप चलाओगे टीसीपी ट्रेस रूट, जो कि लिनक्स में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपके मिल जाएगा, जनरली काली में भी शायद ये मिल जाएगा, तो काली में, हाँ काली में मिल जाएगा ये आपको। तो ये कमांड ये चलाता है, जनरली ये कमांड चलाता है, ट्रेस रूट -t फ्लैग का यूज करता है ये टीसीपी के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर -0 एंड इन्फो, उसके बाद google.com, ये इसका एक सिंटैक्स है नॉर्मल सा। ट्रेस रूट का जब तुम हेल्प देखोगे, बेसिकली कोई भी कमांड के बारे में कुछ भी पता करना हो, ट्रेस रूट -h कर दो या मैनुअल इसका देख लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस ये नहीं कर रहा, माइनस हेल्प देख लो,
इसमें आपको मिल जाएगा, या फिर मैनुअल देख लो, जो भी आपको मर्जी है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे तो here you will see the -t flag. Let's see where it is. ये रहा -t फ्लैग या -tcp फ्लैग, जो कि बेसिकली यूज टीसीपी सिन फॉर ट्रेस रूटिंग, ठीक है। तो ये -t फ्लैग यूज करता है यहाँ पे, एंड आपको जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको अगर टीसीपी पैकेट्स को यूज करना है सिंपली। तो ये बस एक छोटा सा इन्फो था, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नाउ गाइस, यहाँ पे एक चीज और, इसको क्लोज करते हैं पहले। हाँ जी, नाउ अब हम चलते हैं गाइस थोड़ा सा एक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक की तरफ। थोड़ा उसको समझते हैं पहले कि एक्चुअली वो थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो इसको इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आपको समझना है, थोड़ा सा समझ जाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, ये रहा। ना गाइस देखो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। टीसीपी हैंडशेक को समझने के लिए, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक बेसिकली जो होता है, या फिर सीधा थ्री वे हैंडशेक बोलो, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक बोलो, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ थ्री वे हैंडशेक, ठीक है। तो इसको हम टीसीपी बोल देते हैं, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, ठीक है। इसको हमने टीसीपी थ्री वे हैंडशेक कर दिया। नाउ गाइज, ये जो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए, क्लियरली टू अंडरस्टैंड इट, वी नीड टू अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट बिफोर इट, ठीक है। सम डिटेल्स अबाउट सम मोर टॉपिक्स। तो क्या है वो सम डिटेल्स, सम मोर टॉपिक्स, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक जो होते हैं, पहले तो बात है कि पहले ये समझो कि टीसीपी, जो भी टीसीपी कनेक्शन होता है, जितने भी टीसीपी कनेक्शंस बेसिकली होते हैं, उसमें उस कनेक्शन के एक पर्टिकुलर स्टेट को, कनेक्शन के एक पर्टिकुलर स्टेट को, किस स्टेट में है वो, ठीक है, या उस स्टेट के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए फ्लैग्स का यूज करते हैं, फ्लैग्स। एंड इन फ्लैग्स को हम टीसीपी फ्लैग्स बोलते हैं। दीज फ्लैग्स आर नोन एज टीसीपी फ्लैग्स, ठीक है। ये किसी भी कनेक्शन के स्टेट को जनरली डिनोट करता है, बताता है, ताकि फिर वो स्टेट के बारे में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन हो, उसकी जानकारी हो, उसका कोई ट्रबल शूट वगैरह करना हो तो वो आप कर पाए उसके स्टेट के अकॉर्डिंग, किस टाइप का स्टेट है, क्या स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आप कर पाए, ठीक है। जनरली जो टीसीपी के सबसे कॉमन फ्लैग्स है, जनरली वैसे फ्लैग्स बहुत सारे होते हैं, बट जो कॉमन यूज्ड फ्लैग्स हैं, जो हम जनरली डे टू डे, जो आपका जो भी कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइसेस के बीच में, तीन डिवाइसेस के बीच में नेटवर्क के अंदर, तो जनरली जो ये फ्लैग्स होते हैं, तो जनरल फ्लैग्स में हम काउंट करते हैं, पहला जो फ्लैग है वो सिन है, ठीक है। पहला जो फ्लैग, जनरली फ्लैग जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, दैट इज द सिन फ्लैग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिन फ्लैग। नाउ सेकेंड नंबर पे जो हमारा है वो आपको भी पता होगा, दैट इज नोन एज ACK फ्लैग, ACK, ठीक है। देन आफ्टर दैट थर्ड नंबर जो फ्लैग है वो आ गया हमारा FIN, फिन फ्लैग, FIN, फिन का मतलब हो जाता है यहाँ पे फिनिश। और फोर्थ नंबर पे जो हमारा फ्लैग आता है, सॉरी, वो हो गया RST, बेसिकली इसको हम फिनिश बोलते हैं, एंड इसको हम बोलते हैं रीसेट, इसको रीसेट बोल दो, ठीक है, इसको रीसेट बोलो। तो सिन हो गया, ACK हो गया, फिन हो गया, और RST हो गया, ठीक है। तो ये फ्लैग्स होते हैं, ये चार मेन फ्लैग्स होते हैं, वैसे और भी फ्लैग्स होते हैं, बट ये चार मेनली जो हमें जानना चाहिए, जो हमें जानना जरूरी है, वो होते हैं, ठीक है। अब देखो
सबसे पहला सिन फ्लैग, उसके बारे में जानेंगे, फिर ACK, फिन, RST, इन सब के बारे में जानेंगे। बट इसके पहले अब हमें सबसे एक सिंपल चीज, ये कौन आया यार, इतना लेट लेट ज्वाइन होते, कोई आया या? अच्छा लेट हो गया प्रत्युष, सॉरी सर लेट हो गया पीछे एकदम से। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं प्रत्युष, ठीक है कोई नहीं। चलो सबसे जो इन फ्लैग्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद TCP हैंडशेक के बारे में जानेंगे। बट उसके भी पहले हम एक प्रोसेस को समझेंगे जिसको हम बोलते हैं कि कैसे क्लाइंट जो है सर्वर के साथ डेटा को एक्सचेंज करता है। क्लाइंट सर्वर डेटा एक्सचेंज, डेटा एक्सचेंज, ठीक है, ये हम समझेंगे क्लाइंट सर्वर के साथ डेटा को कैसे एक्सचेंज करता है। अब ये हैंडशेक नहीं बता रहा मैं अभी, इट्स नॉट हैंडशेक, ये मैं एक रफ जनरल हैंड क्लाइंट सर्वर के बीच के जो डेटा एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो बता रहा हूँ, ताकि आपको रफली थोड़ा पहले आइडिया हो जाए। देखो जो ब्राउजर होता है, सबसे पहले जो ब्राउजर होता है आपका बेसिकली, जिसको कि आप क्लाइंट बोलते हो, ठीक है, ब्राउजर जो है एक TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, एक पोर्ट के साथ। एक रिमोट होस्ट होता है, एक रिमोट सर्वर होता है और उसका एक पोर्ट होता है, यानी कि एक सर्वर होता है और एक इसका पोर्ट होता है, लेट सपोज 80, जो हमारा नॉर्मल HTTP पोर्ट है उसको हम ले लेते हैं 80, ठीक है। और ये सब ये किसके थ्रू कर पाता है, ये सब ये कर पाता है जो सर्वर है उसके URL के थ्रू, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो एक URL होता है, एक पोर्ट होता है, एक वेबसाइट यानी एक डोमेन हो गया, एक पोर्ट हो गया, सिंपल सी चीज़ है। बाद में DNS इसको IP में कन्वर्ट करता है, तो IP और पोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये पहला जो होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा एक्सचेंज करने का पहला प्रोसेस है। ठीक है। इस प्रोसेस में बीच में कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया कि ब्राउज़र पहले डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है। जब आप ब्राउज़र को बोलते हो facebook.com ओपन करो, तो ब्राउज़र पहले DNS से कांटेक्ट करता है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। सबसे पहले डोमेन नेम सर्वर से कांटेक्ट करता है ब्राउज़र, कांटेक्ट टू DNS, ठीक है। तो DNS से बोलता है कि भैया क्लाइंट ने, यानी कि क्लाइंट मतलब ब्राउज़र खुद को मानो या खुद को मान लो, क्लाइंट खुद को मान लो, क्लाइंट ने मुझसे fb.com ओपन करने के लिए बोला है, ठीक है। बट मुझे नहीं पता fb.com क्या होता है, fb.com क्या है, आप मुझे वो IP एड्रेस बताओ ना जहां पे मुझे कांटेक्ट करना है। तो ये DNS से कांटेक्ट करता है। अब DNS भी बेचारा एक सर्वर है, सोचता है ठीक है ठीक है ठीक है अभी करता हूँ, क्योंकि इसका यही काम है। तो DNS जो बेसिकली कैश होता है, DNS कैश जिसको बोलते हैं, कैश मेमोरी DNS का मान लो, जहाँ पे वो पहले से जिन जिन वेबसाइट्स पे विजिट करके उस डिटेल उसने सेव करके रखा होता है, उस कैश मेमोरी से ट्राई करता है फेच करने का, ठीक है। उस ब्राउज़र में जो fb.com रिक्वेस्ट हुई है उसकी IP, DNS क्या करता है, DNS कैश में जाके वेबसाइट की IP खोजने लगता है, मिल गई तो ब्राउज़र को दे देगा, नहीं मिली तो फिर DNS हायरार्की जो होता है, डोमेन नेम सर्वर का DNS हायरार्की फॉलो होता है, यानी DNS रिजोल्यूशन स्टार्ट होता है वहां से। DNS रिजॉल्व होना, रिजोल्यूशन यानी रिजॉल्व करने का अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है, जहां वो डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करता है, यानी उस डोमेन की पर्टिकुलर IP को खोज के लाता है, बेसिकली सीधी सीधी बात है, डोमेन को IP में कन्वर्ट करता है। तो अगर इसको मिल गया तो यहीं से दे देगा, कोई जरूरत नहीं है किसी भी करने। अब उसके बाद फिर DNS का पूरा हायरार्की, DNS डोमेन नेम सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसको समझना पड़ेगा इस प्रोसेस को समझने के लिए। तो हम जब DNS हमारा जब स्टार्ट होगा, DNS में भी होपफुली कल भी हो सकता है, तो हम उसमें पूरा DNS का कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो अब जो DNS मान लो कैश या कहीं से भी DNS का पूरा प्रोसेस फॉलो करके भी वो जब ब्राउजर को IP दे देगा, तो ब्राउजर क्या करेगा फिर, अब ब्राउजर अब IP से कनेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 80 पे उस IP से कनेक्ट करेगा, जो बेसिकली फेसबुक की हमारी IP होगी, बस सिंपल, ठीक है।
कहानी खत्म। यहाँ पे ये पहला स्टेप हो गया। नाउ व्हेन वी मूव टू द सेकेंड स्टेप, नाउ अब जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर जो आपका सर्वर होता है वो वेट करता है, वो बेसिकली एक तरह का लिसनर होता है। वेब सर्वर जो होते हैं ना, सर्वर जो होते हैं वो एक तरह का लिसनर होता है बाय डिफॉल्ट। वो सुनता रहता है, वो वेट करता है। किस चीज का वेट करता है? एक रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो जनरली जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट जाता है वो जनरली गेट रिक्वेस्ट होता है। जनरली वी सेंड गेट रिक्वेस्ट थ्रू ब्राउजर। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए आपको ब्राउजर से आप नहीं करते हो पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, जनरली ब्राउजर से आप जो भी वेबसाइट खोलते हो उसमें आप पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं करते हो, आप गेट रिक्वेस्ट करते हो। अब ये गेट और पोस्ट क्या मैं बोल रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया, ये कौन सी नई चीज़ है या कौन सी चीज़ है, ये हम बहुत डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। हो सकता है होपफुली आज ही पढ़ लें। ठीक है, तो अभी जानो बस कि गेट रिक्वेस्ट टिक करता है उस पोर्ट पे 80 पे। ठीक है, उस ब्राउजर से। एंड किस चीज़ के लिए? फॉर फॉर द डेटा। जो डेटा चाहिए होता है उसके लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। जो डेटा या जो वेब पेज या जो भी डिटेल्स चाहिए होता है उसके लिए, लाइक facebook.com/login.php, तो लॉगिन वाला पेज चाहिए या लॉगआउट वाला, या कोई इमेज खोलना है तो /image/number?php, जो भी है, मतलब ये एक डेटा को खोजता है। कोई इमेज दे दो, कोई डेटा दे दो, कोई कमेंट उठा के दे दो, वो सारी इमेज को करता है सारी जो डेटा उसके लिए। थर्ड में जो होता है वो होता है कि जब वेब सर्वर को रिक्वेस्ट मिल जाएगी, ठीक है, तो ये रेस्पॉन्ड करता है। सर्वर क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। ठीक है, किस चीज के साथ? एक स्टेटस कोड के साथ। एक स्टेटस कोड, एक स्टेटस कोड। अगर सब कुछ ओके रहा, कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ, डेटा मिल चुका है, तो ये एक सक्सेसफुल कोड के साथ करता है रिस्पॉन्ड, जिसको कि हम HTTP एंड बेसिकली 1.1 वर्जन अगर यूज हो रहा है तो 1.1 हो गया, 1.0 कर रहे हैं तो 1.0 हो गया, जो भी वर्जन यूज हो रहा है HTTP का वो, और 200 एंड कनेक्शन इज ओके। इस तरह का कुछ कोड वो करता है, या HTTP 200 ओके लिख लो, कुछ भी रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, एंड साथ में वो डेटा सेंड करता है, जिसमें कि HTML फाइल होते हैं, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, इमेजेस होते हैं, वीडियोस, जो भी मतलब वो डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है वो सारी डेटा होती है। ठीक है, जो भी डेटा वो भेजता है, जैसे HTML फाइल हो गया, CSS फाइल हो गया, या JS फाइल हो गया, वो सारी चीजें भेजता है। अब जो है ब्राउजर जो होता है उन सारे फाइल्स को, ब्राउजर जो है उन सारे फाइल्स को प्रोसेस करता है। ठीक है, एंड क्लाइंट स्क्रीन पे दिखा देता है, क्लाइंट के स्क्रीन पे दिखा देता है। दैट्स इट। ये एक टिपिकल, एक नॉर्मल सा क्लाइंट सर्वर के बीच में जो डेटा एक्सचेंज प्रोसीजर है वो होता है, यही एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। बट अब ये तो दिखने में वो सिंपल रहा, बट इसमें कि एक एक टर्म, एक एक टॉपिक्स है, एक एक टर्म। ब्राउजर अपने आप में एक टॉपिक है, IP अपने आप में एक टॉपिक है, पोर्ट अपने आप में एक टॉपिक है, सर्वर अपने आप में एक टॉपिक है, URL पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, TCP तो है ही, आपको पता ही है, DNS अपने आप में एक टॉपिक है, DNS कैश अपने आप में टॉपिक है, गेट अपने आप में एक टॉपिक है, डेटा तो है ही टॉपिक, सर्वर आपको पता ही है, HTTP अपने आप में एक टॉपिक है, 200 ओके, स्टेटस कोड्स इसको बोलते हैं, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, बस क्लाइंट और सर्वर तो आपको पता ही है। तो हर एक टर्म अपने आप में एक टॉपिक है, जिसपे कि अच्छा खासा नॉलेज आपको लेना पड़ सकता है, लेना चाहिए भी। ठीक है, लेना चाहिए भी। अब देखो, इतना सब हो गया नॉर्मल। अब हम आते हैं वापस से, अब हम वापस से आते हैं TCP फ्लैग्स के ऊपर, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। तो अब इस पे क्या करेंगे अब हम इस पे पहले एक एक फ्लैग को समझेंगे, ताकि जब हम TCP 3-वे हैंडशेक को समझेंगे ना, तो मुझे वहाँ ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा आपको कि अरे ये सिन कहाँ, ये सिन क्या कर रहा है, ये सी के क्या कर रहा है, इसका क्या काम है। इसलिए मैं पहले ही आपको ये चीज़ें जो हैं, ये 4 जो फ्लैग्स है जनरली, उसको मैं समझा देता हूँ। और अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हो तो आप उसको लिख सकते हैं।
ठीक है। एंड आई विल से टू राइट इट डाउन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लिखो, ज़्यादा अच्छा है। इसको हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग को गोली मारो, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सिन ना, इसको आप लोग, नोटबुक सबका ऑन है, मतलब आपका नोटबुक ओपन है सबका, प्लीज़। अगर आपका नोटबुक ऑन नहीं है तो प्लीज़, आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी से नोटबुक ऑन कर लो आप लोग। जिनका ऑन नहीं है, जिनका ऑलरेडी है या प्रिपेयर्ड है, देन फाइन। ठीक है, चलो 10 सेकेंड खत्म। लेट्स सी, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी सर्वर क्लाइंट के बीच के कम्युनिकेशन का, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है 3 वे हैंडशेक प्रोसेस का ही। अब इस ये जो सिन फ्लैग है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पैकेट के पास होना चाहिए। जो फर्स्ट पैकेट होता है सेंडर का या फिर रिसीवर का। सेंडर कौन हो गया? आपका क्लाइंट हो गया, और रिसीवर कौन हो गया? बेसिकली आपका सर्वर हो गया। बट सर्वर के केस में सेंडर सर्वर हो जाता है और रिसीवर आपका क्लाइंट हो जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब है क्लाइंट के लिए भी फर्स्ट पैकेट में सिन होगा, सर्वर के लिए भी फर्स्ट पैकेट सिन ही होगा। इसका मतलब इसको सेंडर रिसीवर अगर ना करो तो क्लाइंट या सर्वर भी लिख सकते हो कि क्लाइंट एंड सर्वर दोनों के फर्स्ट पैकेट जो हैं, फर्स्ट पैकेट वो सिन फ्लैग, उसके पास सिन फ्लैग होता है सिर्फ फर्स्ट पैकेट के पास, और किसी के पास जिन पहले नहीं होगा, ठीक है। अब ये यूज क्यों आता है सिन? वाई सिन इज बिंग यूज्ड? ये जो सिन होता है ये सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी कि ये बताता है दूसरे एंड को, यानी दूसरे साइड को, यानी अगर सर्वर भेज रहा है तो क्लाइंट को बताएगा, क्लाइंट भेज रहा है तो सर्वर को बताएगा। ये दूसरी साइड को बताता है कि कौन से सीक्वेंस नंबर को आपको एक्सेप्ट करना है, विच सीक्वेंस नंबर यू शुड एक्सेप्ट। अब ये सीक्वेंस नंबर कौन सा एक्सेप्ट करना है, मतलब समझ नहीं आया तो उसको भी क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये जो सिन पैकेट है बेसिकली, या सिन फ्लैग है, ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। सिंक्रोनाइज किसको करने के लिए? सीक्वेंस नंबर को। सीक्वेंस नंबर ये एक रैंडम सीक्वेंस नंबर होता है। ये जो सीक्वेंस नंबर होता है गाइस, ये एक रैंडम सीक्वेंस नंबर होता है। तो इसको कई बार जो होता है RSN भी आप बोल सकते हो, रैंडम सीक्वेंस नंबर, RSN, ठीक है। ये हमारा सिन पैकेट हो जाता है। फर्स्ट पैकेट के पास होता है, सेंडर हो या रिसीवर, क्लाइंट या सर्वर, सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज में आता है सीक्वेंस नंबर को, यानी कि दूसरे वाले साइड को ये बताता है कि कौन से सीक्वेंस नंबर को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जो डेटा का फ्लो होता है, जो क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट में जो डेटा आता जाता है, वो एक सीक्वेंस नंबर में आता जाता है। एंड वो सीक्वेंस नंबर, कौन सा सीक्वेंस नंबर क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या सर्वर को एक्सेप्ट करना है, वो यही डिफाइन करता है सिन इसीलिए होता है वहां, ठीक है। सिन के बाद आता है हमारा ACK। सिन के बाद हमारा आता है ACK। अब ACK क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। ACK NOW होगा ना, NOWLEDGEMENT, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ना। इसका काम ही है सिर्फ पैकेट्स को एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज द पैकेट्स which are successfully received by both end। मतलब by both end नहीं लिख सकते, by either end, मतलब जिस एंड पे भी पैकेट रिसीव हो गया है उसको बेसिकली एक्नॉलेज करना। सर्वर अगर रिसीव कर रहा है रिक्वेस्ट को तो एक्नॉलेज करना, क्लाइंट अगर रिसीव कर रहा है तो उसको एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेजमेंट का बस यही काम होता है, ठीक है, सिंपल सा चीज।
एंड ये तभी आपका वैलिड होता है जब ये एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होल्ड करता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी एक होता है, जैसे सिंक्रोनाइजेशन नंबर होता है, सिंक सीक्वेंस नंबर, वैसे ही एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है। इसको हम क्लियर और जानेंगे थोड़ी देर में। थर्ड जो आता है गाइज वो है हमारा फिनिश, फिन, जिसको हम बोलते हैं फिनिश, इसको हम बोलते हैं फिनिश। ठीक है, अब इसका काम है रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन टर्मिनेशन, रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन टर्मिनेशन। कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए इसका यूज होता है फिनिश का, फिन का। ठीक है, यानी कि जब कोई भी तरह का कोई कनेक्शन अब स्टैब्लिश नहीं रखना है, कनेक्शन स्टैब्लिश तभी नहीं रखना होगा जब कोई डेटा फ्लो नहीं हो रहा है, जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई भी डेटा जो है वो बैक एंड फोर्थ नहीं हो रहा है, डेटा सेंड एंड रिसीव नहीं हो रहा है, तो वहां पे कनेक्शन टर्मिनेट करने की बारी आती है। ठीक है, एंड ये जो होता है लास्ट पैकेट होता है जो आपका बेसिकली सेंडर या फिर रिसीवर का होता है। कई बार क्लाइंट के साइड से भी डेटा मतलब कनेक्शन टर्मिनेट होती है, और कई बार सर्वर भी कनेक्शन टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, कई बार क्लाइंट भी इसे कर सकता है और कई बार सर्वर भी कर सकता है। समझ में गया? एंड फिनिश जो होता है ये सेम जो आपका आरएसटी सॉरी जो आपका आरएसटी फ्लैग होता है सेम वही काम करता है। आरएसटीवी पैकेज जो होता है ना वो भी कनेक्शन को क्लोज करने के काम आता है। ठीक है, बट इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बहुत ही माइनर्स है। दोनों का काम सेम ही है, कनेक्शन को टर्मिनेट या क्लोज करना, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, फिनिश जो है ये जनरली हमारा फ्लैग यूज होता है कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। जनरली जो भी हमारी कनेक्टिविटी होती है क्लाइंट सर्वर में, जो जनरली फिन फ्लैग ही यूज होता है कनेक्शन को नॉर्मली जो होता है एंड करने के लिए, बहुत ही प्यार से एंड करने के लिए। बट आरएसटी जो है ना ये प्यार से नहीं करता है, ये विथ लव करता है कनेक्शन टर्मिनेट, विथ लव होगा, ये विदाउट लव करता है, विदाउट लव। तो विथ लव कनेक्शन को टर्मिनेट करेगा हमारा फिन, और ये विदाउट लव कनेक्शन को टर्मिनेट करेगा हमारा आरएसटी। ये दोनों में यही डिफरेंस है। फिनिश जो है फिन फ्लैग ये कभी भी टर्मिनेट कर सकता है कनेक्ट, मतलब जब आपका कम्युनिकेशन हो गया, डेटा वगैरह का कम्युनिकेशन हो गया, डेटा आदान प्रदान लेन देन हो चुका है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो ये फिन फ्लैग सेंड कर देगा, क्लाइंट सेंड कर देगा और हमारा कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। समझे? मतलब कि ये ऐसे ही होगा जैसे 3 हैंडशेक में लास्ट प्रोसेस जो होता है क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो उसके बाद क्लाइंट जो है FIN फ्लैग भेज देगा और सर्वर को बोलेगा कि ठीक है भैया अब रहने दो यार, हो गया। बट RST फ्लैग तब यूज होता है जब क्लाइंट को लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, ऑन सस्पिशियस एक्टिविटी। ये बस एक डिफरेंस होता है, बस। मतलब इस TCP कनेक्शन में अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी फील होता है हमारे सेंडर को, ठीक है, एंड सेंडर को लगता है कि ये कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, या फिर रिसीवर को भी लगता है, यानी कि सर्वर को भी लगता है कि ये कम्युनिकेशन, सिर्फ क्लाइंट को नहीं हो सकता ये, अब यार क्लाइंट हैकर है तो हो सकता है सर्वर को भी वो लग सकता है, तो सर्वर को भी अगर कोई सस्पिशन होता है तो वो तुरंत एक RST फ्लैग भेज के फटाक से कम्युनिकेशन को यानी कन्वर्सेशन को एंड कर देगा। ठीक है, दैट्स इट। अब ये जब होगा तो कनेक्शन डायरेक्ट टर्मिनेट, फुल कनेक्शन टर्मिनेशन, ये पूरी तरीके से कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, जितना पूरी कन्वर्सेशन टर्मिनेट हो जाएगी, एंड जो भी डेटा उस टाइम में जहां भी रहेगा वहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा। इस फिन वाले में क्या होता है, जब कम्युनिकेशन हो जाती है, डेटा जो है वो सेंड रिसीव हो जाता है, तब जनरली फिन फ्लैग का यूज किया जाता है सेंडर रिसीवर की तरफ से, जनरली सेंडर की तरफ से ही ये यूज होता है, क्योंकि रिसीवर को जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सेंडर मैलिशियस यूजर नहीं है, सेंडर एक नॉर्मल यूजर है, जेन्युइन यूजर है,
हम ऐसा मान के चलते हैं, तो उस केस में वो फिन फ्लैग ही भेजेगा। बट जैसे ही थोड़ा सा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुआ, मलिशियस एक्टिविटी लगता है, तो RST फ्लैग आता है। एंड उस केस में, RST वाले केस में गाइज, यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पे फोर्सफुली कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाता है। जो डेटा उस समय जहाँ पे भी है, बीच में है, रास्ते में है, वहीं पे डिस्कार्ड हो जाता है, वहीं पे वो डेटा गार्बेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड जो भी साइड, चाहे वो क्लाइंट साइड हो चाहे वो रिसीवर साइड हो, अगर उसने RST फ्लैग भेजा तो कनेक्शन टर्मिनेट करना ही करना है। इसमें कोई और चीज नहीं हो सकती, आपको करना ही करना है। अगर क्लाइंट ने भेजा तो सर्वर को कनेक्शन टर्मिनेट करना ही है, नहीं करने का सवाल नहीं उठता, आपको करना है। ठीक है, ये जो चीज थी, ये 4 जो फ्लैग्स थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैग्स थे। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब कि ये 4 फ्लैग्स हमारे काम के थे जिनको कि हम यूटिलाइज करने वाले 3-वे हैंडशेक प्रोसीजर में। तो अब ये चारों के बारे में जब आपने जान लिया तो आपको काफी इजी हो जाएगा समझना, इसकी पूरी प्रोसीजर को समझना कि कैसे किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। अब ये मैंने जो AC के और सिन बताया, इसको अब देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, फिर वहाँ पे और भी क्लियर होगा। 3-वे हैंडशेक हम थोड़ा देखेंगे, अभी 3-वे हैंडशेक आप देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारा ये आप सबको पता ही होगा, क्लाइंट है, और ये हमारा जो है वो सर्वर है। ठीक है, इस बात करते हैं। क्लाइंट से रिक्वेस्ट गया, ठीक है, सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, और फिर क्लाइंट ने क्या किया, सर्वर को एक्नॉलेज किया। यही 3 चीजें होती हैं जनरली। ठीक है, यहाँ ये रिक्वेस्ट होता है, यहाँ ये रिस्पॉन्स होता है, एंड यहाँ ये एक्नॉलेजमेंट होता है। जनरली इसको एक्नॉलेजमेंट ही बोलते हैं, हालांकि ये भी रिस्पॉन्स ही करता है इसके रिस्पॉन्स को एक्नॉलेजमेंट की तरह, तो इसको रिस्पॉन्स ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, पहली बार रिक्वेस्ट होता है, बाकी 2 टाइम रिस्पॉन्स गेम होता है। बट अब यहाँ जो पहला रिक्वेस्ट है, द फर्स्ट रिक्वेस्ट, इसमें होता है सिन रिक्वेस्ट। दिस इज कॉल्ड सिन रिक्वेस्ट। ओके भैया, अब सिन रिक्वेस्ट में लेट सपोज यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जो है वो है हमारा x, सीक्वेंस नंबर जो है हमारा x है। ठीक है, ये सिन रिक्वेस्ट में, तो जब सर्वर जो है क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये रिस्पॉन्ड करता है सिन ACK में, रिस्पॉन्ड जो करेगा वो सिन ACK रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो यहां जो सिन रिस्पॉन्ड करता है, सिन, इसमें जो सीक्वेंस नंबर होता है, सीक्वेंस नंबर, वो मान लो अब आ रहा है ये y। अब ये y सीक्वेंस नंबर भेजेगा सर्वर, इसको x सीक्वेंस नंबर से अब मतलब अभी नहीं है, ये y सीक्वेंस नंबर भेजेगा। ठीक है, तो फिर भैया ये x का मतलब क्या, ये x यहाँ पे गया, वो कहाँ, वो क्या हुआ, वो जाता है ACK में, वो जाता है ACK में। जो ये ACK भेजता है ना, इसमें ये क्या करता है गाइस, इसमें ये इसी सीक्वेंस नंबर को, जो ये सीक्वेंस नंबर होता है, इसमें एक इंक्रीज करके भेजता है। बस समझने वाली बात यहीं पे है, इसी में पूरा 3-वे हैंडशेक है, बस समझ जाओगे 3-वे हैंडशेक खत्म। जैसे ही सिन रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट ने, ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था ना, रैंडम सीक्वेंस नंबर्स होते हैं। इसमें सीक्वेंस नंबर आप और मैं नहीं तय करते, ये रैंडम सीक्वेंस नंबर हमारा क्लाइंट तय करता है, सर्च मतलब करता है, फाइनलाइज। तो रैंडम सीक्वेंस नंबर मान लो x है, अभी अब कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे, x है, भेजा। अब सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो, अगर सर्वर के पास वो रिसोर्सेज हैं जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किए हैं तो, अगर जो रिसोर्सेज नहीं है जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, अगर वो रिसोर्सेज सर्वर के पास नहीं है, तो सर्वर उस केस में जनरली मोस्टली 404 का एरर देता है, 404 एरर, 404 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड। ये एरर आपने कई बार कई वेबसाइट्स पे कई जगह पे कई बार देखा होगा, 404 नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो ये देता है, बट अगर है, हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ भाई रिसोर्स मिल रहा है। तो अब ये रिस्पॉन्ड जब करेगा तो ये सिन और AC के दोनों भेजेगा पैकेट, सिन और AC के फ्लैग दोनों भेजेगा।
तो सिन फ्लैग में ये एक और सीक्वेंस नंबर डाल के भेजता है, रैंडम सीक्वेंस नंबर, जिसको हम बोलते हैं वाई। और एक्नॉलेजमेंट में ये जो प्रीवियस सीक्वेंस नंबर आई थी ना एक्स, उसमें एक इंक्रीज करके भेजता है। ये एक जनरल सिंटैक्स है, एक नॉर्मल सिंटैक्स है, ये एक तरह से थियरी मतलब एक थ्योरम है। तो इसको फिर समझ में आ जाता है, ऑथेंटिकेशन, या एक तरह का ऑथेंटिकेशन भी है। इसको फिर समझ में आ जाता है कि अच्छा अब सही है, इसका मतलब है मुझे सही जगह से ही रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि मैंने तो x भेजा था और इसने एक्नॉलेजमेंट में x+1 भेजा, एक बढ़ा के भेजा है, यानी सब कुछ सही है। तो क्लाइंट जो है अब फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है, एसी के पैकेट सर्वर को, ये बताने के लिए कि मुझे आपका रिस्पॉन्स मिल गया है। क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ इंसान होता है, डाउन टू अर्थ पर्सन होता है, एंड क्लाइंट को डाउन टू अर्थ होना भी पड़ता है, क्योंकि जब आपको कोई काम होगा किसी से तो आप ही उसके पास डाउन टू अर्थ होके जाओगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डाउन टू अर्थ हो जाएगा, आपके सामने झुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि झुकेगा नहीं वो। ठीक है, तो क्लाइंट को झुकना पड़ता है। क्लाइंट इज नॉट पुष्पा, क्लाइंट झुकेगा, बोलेगा कि मैं झुकेगा। तो क्लाइंट जब झुकेगा तो इसको रिप्लाई फिर से करना है कि भैया हाँ सर्वर जी आपको मैंने एक रिक्वेस्ट करा था और आपने उसका रिस्पॉन्स किया, तो मैं इस चीज़ को अब आपको बता रहा हूँ कि आपका रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है। उसको ये एसी के यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग से एक्सेप्ट करता है, उस एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज का मतलब है एक्सेप्ट करना, मान जाना, मानना कि हाँ भाई आ चुका। तो अब ये जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा, इसमें ये सीक्वेंस नंबर y+1 भेजेगा, बस सिंपल। अब ऐसा क्यों भेजा y+1, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग देखना फिर से, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा लॉजिक, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं है, बहुत सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे सर्वर ने सीक्वेंस नंबर y भेजा था, ठीक है, क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर x भेजा, तो इसको सर्वर ने एक्नॉलेज किया x+1 से, तो सर्वर अगर y भेजेगा तो क्लाइंट इसको एक्नॉलेज करेगा y+1 से, सिंपल सी बात है बस। और ऑथेंटिकेशन एक तरह से हमारा CIA वायलेशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सारा सारा ओके भी है, ऑथेंटिकेशन भी है, सब कुछ है, बढ़िया है, सब चल रहा है, और सब बढ़िया ना, तो बस बढ़िया है यहाँ पे सब कुछ ओके। एंड यहाँ पे हमारा ये हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है, एंड इसी को हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेक, है ना। सिंपल, कितना सिंपल है, इसको हम TCP 3-वे हैंडशेक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एक पूरा TCP 3-वे हैंडशेक। अब इसको थोड़ा हम, अब इतना ही पे ख़त्म तो नहीं कर सकते, इसको हम थोड़ा लिखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, तब और भी क्लियर होगा। तो प्लीज़ राइट इट डाउन एवरीवन। सभी भाइयों बंधुओं से आग्रह है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इन द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, देख लो, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, एंड ये थर्ड स्टेप है। ठीक है भैया, चलो तो इसको ऐसे भी लिख देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में सिन होता है, सेकेंड स्टेप में सिन प्लस ACK होता है, एंड थर्ड स्टेप में ACK होता है। सिंपल। अब इसके मतलब इसके अंदर भैया वो भी आता है जो मैंने बताया था, क्या आता है, वही फिन वाली चीज़, ठीक है, इसके अंदर फिन वाली चीज़ भी होती है। चलो वो तो देख लेंगे, चलो लिख लिया इतना। अब लिखो पहले, राइट इट डाउन। ये कौन यार माइक अनम्यूट करके, क्या आवाज़ आ रही है पीछे से? अच्छा अच्छा, रह गया था मतलब, मैं तो सामने बता रहा हूँ ना यार, ये रहने वाली क्या बात है, मैं तो सामने सब कुछ एक तरह से अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया वो वाला थियरी वाला। इसमें मैंने बस यही चीज़ लिखा है, फर्स्ट स्टेप सिन है, सेकंड स्टेप सिन प्लस ACK है, थर्ड स्टेप ACK है। पूरा रिपीट तो मैं नहीं करूँगा फिर से, अगर आप पूरा रिपीट करने को बोल रहे हो तो आई विल नॉट रिपीट द फुल।
वो आपको रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, अगर आपका नेटवर्क इशू के कारण ऐसा कुछ हुआ है तो। हाँ कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको कुछ छूट गया है कॉल आने की वजह से या किसी भी वजह से तो आप रिकॉर्डिंग एक बार वापस से चेक कर लेना, ठीक है, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा एक अच्छे प्रोसेस में लिख लेते हैं, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, चलिए स्टार्ट एवरीवन राइटिंग। थोड़ा फास्ट लिखना है यार प्लीज। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर, क्योंकि टीसीपी एक फुल डुप्लेक्स कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए एंड डेटा जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों साइड से आना जाना चाहिए, सेंडर रिसीव होना चाहिए, ठीक है। सो लिखो, इन द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट्स वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर। द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट वांट्स टू establish a connection with the server. So ये फिगर तो आपने कर ही लिया होगा। सो मैं अभी वो हटा देता हूँ। सो इट सेंड्स नोट्स तो अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ शोएब, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी आप लिखो। इन द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद सर्वर, सो इट सेंड्स अ सिन फ्लैग या सिन सेगमेंट बोल लो या सिन पैकेट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। सो इट सेंड्स अ सिन फ्लैग, so it sends a SYN flag which 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 informs the server, which informs the server, which informs the server that the client wants to start a communication, that the client wants to start, that the client wants to start a communication, start a communication, ठीक है, and with what sequence number it wants to start, and with what sequence number it wants to start, क्योंकि आपको देखा होगा आपने कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो एक सीक्वेंस नंबर देता है, जैसे कि मान लो x, तो यही मैंने अभी यहाँ पे आपको लिखवाया कि इन द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। अगर कोई ऑनलाइन टाइपिंग करके लिख रहा होगा इसको तो प्लीज़ चैट में आप भेज सकते हैं बात, ताकि जब मैं ये लिखवा दे रहा हूँ कुछ कुछ लाइन्स वगैरह, तो अगर पॉसिबल हो तो चैट में आप भेज दोगे तो इससे क्या होगा, बाकी लोगों को थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट, हाँ चलो इसने भेज दिया, यश ने, चलो गुड। In the first step, the client wants to establish the connection with the server, so it sends a SYN flag which informs the server that the client wants to start the communication and with what sequence number it wants to start. मतलब कौन से सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट करना चाहता है वो भी बताता है। तो पहला स्टेप में ये हो जाता है। दूसरे स्टेप में सर्वर रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। दूसरे स्टेप में जो हमने देखा, देखो जो हमने अभी पढ़ा था वही मैं इंग्लिश में एक तरह से तुमको बता रहा हूँ, एक तरह से बोल रहा हूँ लिखने को, कुछ अलग नहीं है। इन द सेकेंड स्टेप द सर्वर रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट विथ SYN ACK फ्लैग या SYN ACK बिट्स या पैकेट्स, कुछ भी बोलो, विथ SYN ACK फ्लैग्स, with SYN ACK पैकेट, ठीक है। नाउ ACK refers to, ACK here refers to, ACK here refers to the response of the response of the data,
the response of the data or segment or the request, the response of the request it received from the client. ACK here, ACK here, ACK here, जो ACK है यहाँ पे वो बेसिकली ये बताता है यह show the response, ACK here show the response of the data or request or segment it received, and SYN flag here or SYN request here या SYN bit set या bit here या SYN signal here कुछ भी बोल सकते हो, और the SYN signal here tells what sequence number it is likely to start the communication or or maintain the communication with. And SYN signal here denote, yes, yeah, you can say SYN signal here shows that what sequence number, once more, चलो सर्वर देखो शुरू से एक बार कर लिख लो. सेकेंड स्टेप में सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करता है, सर्वर रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट विथ SYN ACK signals. ACK signals shows the response of the request it received, जो क्लाइंट से उसको रिक्वेस्ट मिला था ना वो उसके रिस्पॉन्स को दिखाता है. एंड द SYN पैकेट हियर या SYN सिग्नल हियर shows what sequence number it is likely to start the or process the communication with, which what sequence number the SYN here shows which what sequence number it wants to or it is likely to start the segments with या start the communication or process the communication with. ठीक है, ये सेकेंड स्टेप था. अब थर्ड स्टेप की बारी आती है जो कि हमारा बेसिकली लास्ट स्टेप होता है. इन दिस थर्ड स्टेप the client acknowledge the response of the server. The client acknowledge the response of the server in this third step. The client acknowledge the response of the server and they both established a reliable connection because ये TCP three-way handshake है, always known for its reliability. In the third step, the client acknowledge the response of the server and they both establish a reliable connection, and now the actual data transfer can begin. मतलब अब तक एक्चुअल डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ था, अब तक सिर्फ कम्युनिकेशन हो रहे थे क्लाइंट और सर्वर के बीच, एक कनेक्शन बन रहा था. जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है ये 3 स्टेप्स के बाद, यानी SYN, ACK SYN एंड ACK, वैसे ही डेटा ट्रांसफर जो एक्चुअल होगा वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा. डेटा ट्रांसफर विल बिगिन. सिंपल सा है, ये हमारा 3-वे हैंडशेक है. इसी तरह से जो है वो क्लाइंट्स और कंप्यूटर्स जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर हो गया या सर्वर कंप्यूटर हो गया, वो एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये हमारा मेन था. ओके, एंड इसमें ही गाइस, इसमें ही जो हमारा बेसिकली एक फिन का मैंने बताया था, फिन वाला जो बताया था, जैसे ही क्लाइंट ने एक्नॉलेज किया, जब क्लाइंट ने एक्नॉलेज कर लिया ना कि हाँ भैया हो गया, मतलब कि अब हो गया, मतलब कंप्लीट. ठीक है, जैसे ही मतलब अब कंप्लीट हो गया,
तो सबसे पहले फिन का एक फ्लैग या फिन का सिग्नल भेजता है, ठीक है। क्लाइंट, मानो क्लाइंट भी भेज सकता है, सर्वर भी भेज सकता है। तो मान लो क्लाइंट भेजना चाहता है, तो क्लाइंट वहां पे फिन का फ्लैग, फिन सिग्नल भेजता है सर्वर को, ठीक है। एंड जब सर्वर को भेजता है तो सर्वर जो है उसको एक्नॉलेज करता है, सर्वर एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे आपका फिन का जो फ्लैग है वो मिल चुका है, ओके। एंड फिर जब क्लाइंट सर्वर के रिस्पॉन्स का वेट करता है तो सर्वर जो है उसको फिर से फिन का फ्लैग भेज देता है। वही सेम चीज़, सेम प्रोसेस, एक तरह से फिन को, यहाँ पे फिन को भेजा जा रहा है। क्लाइंट फिन को भेजता है, सर्वर उसको एक्नॉलेज करता है, वेट करता है, और अब सर्वर जो है उसको फिन का पैकेट भेज देता है और यहाँ पे कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। एंड इसके बाद भी एक प्रोसेस है, फिर क्लाइंट भी उसको एक्नॉलेज करता है, बट ठीक है, उतना घुसने की कोई ज़रूरत नहीं, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी चीज़, ठीक है। मतलब सीधा सीधा है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट सर्वर भेजेगा, सर्वर कुछ भेजेगा उसका एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट भेजेगा, क्लाइंट फिर कुछ भेजेगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट सर्वर करेगा, फिर सर्वर कुछ भेजेगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी फिर हमारा क्लाइंट करेगा। एंड इस तरीके से टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होती है, टीसीपी कनेक्शन बनता है, एक्चुअल डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है। यानी कि आप जो भी वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हैं, जो भी वेबसाइट खोलते हैं, लेट्स सी, मैं यहाँ पे करता हूँ शेयर शेयर शेयर। शेयर हो गई है, चलो ओपनिंग माई ब्राउजर, टेक्निकल नेविगेटर। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके भैया, तो ये मेरी वेबसाइट है, मान लो ये मेरी वेबसाइट है। तो मैंने वेबसाइट डाला technicalnavigator.in और डाल के एंटर किया, ठीक है। एंटर किया, हमारे पास ये वेब पेज आ गया। जो वेब पेज अभी डाल के मैंने वेबसाइट यहाँ डाला, एंटर किया और ये वेब पेज आया, इसके बीच में ही टीसीपी 3-वे हैंडशेक कब का हो चुका है, बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन टीसीपी हैंडशेक हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुल, एंड तभी आपके पास ये वेब पेज आया है, ठीक है। अब ये वेब पेज जो आया, जो डेटा पैकेट इधर से उधर गया, वहां पे वो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रही है। टीसीपी का काम है, टीसीपी का रोल है डेटा को यहाँ से वहाँ उठा के लेके जाना, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, दैट्स वाई इट वर्क्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। यहाँ पे हो गया। डीएनएस ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजते टाइम हमारे ब्राउजर को डीएनएस ने क्या किया, इस डोमेन नेम को कन्वर्ट कर दिया कहाँ पे, आईपी में, टेक्निकल नेविगेटर की आईपी इसको दे दिया। अब उस आईपी से उसने कनेक्ट किया एक पोर्ट पे, पोर्ट 443 था क्योंकि एचटीटीपीएस पे काम कर रहा है, तो वहां पे वो कनेक्ट हो गया। सर्वर के पास इसकी पूरी डिटेल थी, लाइक सर्वर के पास ऑलरेडी ये सारे रिसोर्सेज थे, तो उसने, सर्वर ने क्या किया, ये सारे रिसोर्सेज HTML, JS फाइल्स, CSS फाइल्स एंड जो भी और इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे भेजे। ब्राउजर ने इन सबको प्रोसेस किया और हमारे को जो हमारी जो प्रोसेस होने के बाद जो पेज आई, वेब पेज, उसको यहाँ पे दिखा दिया। बस कहानी खत्म। ये पूरा प्रोसेस था। इसको मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स नहीं लगे आपको पास आने में, मिली सेकेंड्स मान लो लग गए, बट उसी मिली सेकेंड में ये सारा प्रोसेसर हो चुका है कंप्लीटम। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा, जिससे प्लीज़ वही बताइए, और बाकी लोग प्लीज़ चैट में मत बोलिएगा, ठीक है। माइक ऑन कर सकते हैं, एंड तभी जो पूछूँ बस वही बोलेगा, बाकी लोग माइक ऑन रखें, ऑफ रखेंगे, ओके। विवेक दास। हाँ जी विवेक, हाँ विवेक, स्क्रीन अभी दिखना शुरू होगा तुमको। अच्छा, इंटरनेट इशू ही नहीं सही है। सुमित बेहरा, सुमित, यू देयर?
बोला तो करो तो, अरे माइक तो ऑन करो ना सुमित, माइक तो ऑन करो। माइक ऑन। चलो ठीक है, तब तक रुद्र प्रताप। हाँ रुद्र, यहाँ पे बताओ मुझे, लाइक ये वेबसाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोर्ट कहाँ है? वे, हाँ, पोर्ट नंबर तो मैंने बता ही दिया था। पोर्ट पोर्ट कहाँ होता है? पोर्ट यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन होता है तो वेबसाइट का पोर्ट कहाँ होता है बेसिकली, या सर्वर जो भी है, या जो भी तुम बोलो प्रोटोकॉल, पोर्ट कहाँ है? नहीं पता, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है। मोहित मोहित थावड़े, कुछ आइडिया? ठीक है। यश। अच्छा रुक जाओ, सयान कुछ आइडिया? सयान कुछ बताओ। यूआरएल में? अच्छा। अच्छा ठीक है, यूआरएल में हो सकता है। ओके, अभिषेक नागर बताओ। हाँ, बंद करो अपना माइक, माइक बंद करो यार। तो जब बैकग्राउंड आवाज हो तो तुम बोल दिया करो। आशीष पाटिल। हाँ आशीष, नहीं आइडिया? झील। हाँ बताओ। बोलो। कहाँ है? हाँ तो पोर्ट, पोर्ट कहाँ होता है जनरली? तो होता कहाँ है पोर्ट, मतलब कहाँ पे होता है वो पोर्ट? ठीक है, माइक म्यूट कर लो। माइक, चलो। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो पहले ये बताओ कि प्रोटोकॉल ये एच टी टी पी एस, मैंने ये थोड़ी ना पूछा कौन से पोर्ट नंबर पे ये काम करता है, मैंने पूछा वो पोर्ट कहाँ होता है। यहाँ पे यूआरएल में होता है यार, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है आपका वहीं पे होता है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे यूआरएल में होता है पोर्ट, बात खत्म। अब यूआरएल में आप पोर्ट को डालो, अगर जब आपका एच सर्वर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे 80 या 443 सर्वर्स, जब आप ये एच या एच सर्वर्स आप यूज़ कर रहे होते, उस केस में आपको यहाँ पे उन पोर्ट को यहाँ पे बेसिकली राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यूआरएल्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं पोर्ट्स को कंसीडर करते हैं, जिनको कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। बाकी अगर कोई और पोर्ट है आपको तो वहाँ पे यहाँ पे आपको दिखाना, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। लाइक अगर एफ पोर्ट है तो आपको यहाँ दिखाना पड़ जाएगा कि हाँ टेक्निकल नेविगेटर डॉट इन कॉलन 21 पोर्ट, या अगर टेलनेट है 23 कर दिया, मतलब जो जो पोर्ट है वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट 8443 आपका जो है वहाँ यहाँ पे आपकी यूआरएल में प्रेजेंट रहता है, बस सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब इस प्रोसीजर, चलो इसके बाद अब एक कंसेप्ट को थोड़ा समझना है आपको, एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है, एक अच्छे से एक चीज़ समझनी है, पहले वो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब आपने आज तक
HTTP का तो नाम बहुत सुना है, यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट HTTP, ठीक है ना। मुझे मुझे मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, माइक अनम्यूट करने का आपको परमिशन मिल चुका है। मुझे कोई भी बताओ व्हाट इज HTTP, एनीवन डिफाइन HTTP, क्या होता है HTTP, मतलब क्या होता है, अपने वर्ड में बताना है जो तुम्हें पता है। हम्म हम्म ठीक है। नमन बोलो। हम्म अच्छा ठीक है, हाँ नेक्स्ट। हाँ बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। हम्म ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसमिट, अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, श्याम सिंह, श्याम सिंह। ठीक है, सयान, हाँ रवि, रवि बोलो। हम्म ठीक है, अच्छा चलो, विवेक बोलो। हम्म, हाँ बोलो विवेक। ठीक है, चलो छोड़ो, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर तक अभी नहीं जाना, एप्लीकेशन लेयर हम जब करेंगे तो उस पर फिर आएंगे, तो उस पर वो बातें होगी। चलो यहाँ पे मैं सिंपली एक चीज़ समझाता हूँ, पहले तो पहले उसको समझो, उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें समझना आप लोग। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज, मैंने पूछा HTTP क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगेन इट्स अ प्रोटोकॉल, सो ये एक तरीका है, ये इसके पास एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ रूल्स को ये फॉलो करता है, उसके तहत ही सारी चीज़ें करता है। HTTP is a protocol which is used to access www, जो वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एट प्रेजेंट दुनिया की सारी www पे जितने भी www में हमारे वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेब एप्लीकेशंस हैं, जो भी हैं, वो सब इस प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, सब के सब। जैसा कि रवि ने बोला, HTML जो वाली जो वो होती है, बेसिकली उसको फेच करने के लिए या कम्युनिकेट या ट्रांसमिट जो भी करने के लिए, तो कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन नहीं है या नहीं होगा जिसमें HTML का यूज़ नहीं होता होगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे HTTP जो है, इसको आप बोल सकते हो, HTTP इज़ द ओल्डेस्ट एंड इज़ द मोस्ट famous widely used protocol to access the www। अब ऐसा नहीं है कि www को कोई और प्रोटोकॉल एक्सेस नहीं कर सकता था या जो भी है, बट HTTP ही
हमारा प्रोटोकॉल जो हुआ वो हुआ एक्सेस करने के लिए, एंड इसी को हम तब से यूज़ करते आ रहे हैं। इसी का थोड़ा वर्जन अपग्रेडेशन, थोड़ा वर्जन चेंज, थोड़ा कुछ इन्हेंसमेंट्स, कुछ अलग अलग चीज़ें जो हैं वो करके एंड फिर हम इसको थोड़ा सा इन्हेंस करते गए। एट द स्टार्ट, एट द वेरी स्टार्ट, एट द वेरी बिगनिंग, HTTP का यूज़ सिर्फ स्टैटिक रिसोर्सेज को, स्टैटिक वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए होता था। स्टैटिक वेब पेजेस, नॉट अ डायनेमिक वेब पेजेस, सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस के लिए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक बार जो स्टोर हो गई वही इंफॉर्मेशन रहती थी, उसमें कोई डायनेमिक, कोई चेंजेस वगैरह या कोई अपडेशन वगैरह नहीं होती थी, स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती थी। ठीक है, बस HTTP में ही जो हमारा क्लाइंट सर्वर, अभी हमने बात किया, हमने जब देखा क्लाइंट सर्वर वाली चीज, ठीक है, तो इसको ही हम मैसेज बेस्ड मॉडल बोलते हैं, जो ये यूज करता है HTTP, जिसमें कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को और सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स करता है, बस। ठीक है, नाउ नाउ अब HTTP के बारे में जब हम जान लिए, तो हमने अब एक चीज जानना है, वो है HTTP के रिक्वेस्ट्स के बारे में और HTTP रिस्पॉन्सेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP रिक्वेस्ट्स के बारे में एंड HTTP रिस्पॉन्स के बारे में, दैट्स इट। ठीक है, जितने भी HTTP, ध्यान से सुनना, जितने भी HTTP रिक्वेस्ट होते हैं या रिस्पॉन्स होते हैं, जो भी होते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उन सब का एक हेडर होता है। लाइक HTTP रिक्वेस्ट हेडर होता है, सॉरी, HTTP रिक्वेस्ट हेडर होता है, HTTP रिस्पॉन्स हेडर भी होता है। ठीक है, एक के अलावा मल्टीपल हेडर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल हेडर्स भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही हेडर हो, मल्टीपल हेडर्स भी हो सकते हैं। फिलहाल हम एक हेडर को ही कंटेक्स्ट में लेके चल रहे हैं, उसी पे बात करेंगे। ठीक है, अब क्या ये किस टाइप के हेडर्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या होते हैं, उस पर भी हम थोड़ा फोकस कर देते हैं। तो पहले तो HTTP हेडर को देखने के लिए हम इसको लाइव देखेंगे कि एक्चुअली हेडर होता कैसा है, दिखता कैसा है, पहले हम उसको देखते हैं। उसके लिए मैं बॉब सूट को ओपन करूंगा अपने, सबसे पहले। फिलहाल आपको बॉब सूट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हियर आई विल फर्स्ट ओपन द बॉब सूट। ठीक है, ये हमारा थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है बिकॉज मल्टीपल जो है प्रोसेसेस अभी चल रही है। OBS चल रहा है, हमारा ब्राउज़र हमारे दोनों चल रहे हैं, बॉबशूट भी ओपन हो चुका, बाप रे। प्रॉक्सी यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं पहले। अब ये सब क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बॉबशूट जब जब ये सब स्टार्ट होगा हमारा बग बाउंटी वगैरह, तो उस टाइम हम देखेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। यहाँ पे मान लो मान लो कोई भी वेबसाइट खोली, गूगल खोली, या ये वेबसाइट भी खुली हुई थी, कोई इशू नहीं है, मैंने गूगल ओपन कर लिया। टारगेट में यहाँ चलते हैं, एंड व्हाट इज, अच्छा सॉरी कॉन्फ़िगर तो है ही नहीं यार,
why it is not coming? ठीक है, तो मैंने ये गूगल मान लो ऐसे ही ओपन किया। यहाँ टारगेट्स में बेसिकली जो आपका है वो यहाँ पे google.com दिखेगा, ये आ गया आपका google.com। ठीक है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर URL पे आप आ गए हो। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर URL पे, जब पर्टिकुलर URL पे आओगे किसी भी, तो हियर यू विल सी द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टैब इस बॉक्स में। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टैब मिलेगा। ठीक है, यही जो रिक्वेस्ट टैब है, इसमें आपको जो ये दिख रही हैं ये वाला पार्ट, इसको HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका HTTP रिक्वेस्ट हेडर है। ओके, ये बेसिकली इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लाइक ये रिक्वेस्ट हेडर है। एंड आपका ये जो रेस्पॉन्स पार्ट है बेसिकली, तो यहाँ पे ये आपका रेस्पॉन्स हेडर है। ये जो आपका है ये सब रेस्पॉन्स हेडर है। ओके, यहाँ पे ये सब रेस्पॉन्स हेडर है, HTTP, जिसको HTTP रेस्पॉन्स हेडर्स बोलते हैं। तो अब ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हेडर में क्या क्या चीज़ें हैं, हम इसको थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे क्या क्या चीज़ें, थोड़ा हम इस पे फोकस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट लाइन होती है रिक्वेस्ट हेडर, अभी हम रिक्वेस्ट हेडर की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन होती है ये वाली, इस फर्स्ट लाइन में बेसिकली 3 तरह की इंफॉर्मेशंस होती है। 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर। पहला जो इंफॉर्मेशन होता है वो होता है HTTP मेथड का, कि कौन से मेथड से ये जो URL है हमारा, वो बेसिकली जो हमारा ब्राउज़र है वो इंटरैक्ट कर रहा है सर्वर से, HTTP मेथड। तो यहाँ पे जो मेथड यूज हो रहा है वो गेट मेथड हो रहा है। ठीक है, गेट, इसी मेथड से जो हमारा ब्राउज़र है वो वेबसाइट को ओपन करके और इंटरैक्ट करके हमारे सर्वर से हमें को रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ जो मेथड यूज हो रहा है वो गेट मेथड। अब ये गेट क्या है ये भी हम जानेंगे, तो थोड़ा सब्र रखना। गेट के बारे में मैं बताऊंगा, पोस्ट के बारे में भी बताऊंगा, पुट डिलीट, ये सब जो आते हैं बेसिकली जो वो सब चीज़ें हम देखेंगे HTTP मेथड्स। तो यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट, ये गेट को बताता है, यानी गेट रिक्वेस्ट गई है, HTTP गेट रिक्वेस्ट। ओके, इसका क्या काम होता है जनरली, अगर अभी डिटेल में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको रिट्राइव करना सर्वर से। गेट का काम होता है कि जो भी रिसोर्सेज, जो आपका रिसोर्सेज होता है सर्वर से, उसको रिट्राइव कर देना। ठीक है, गेट में कोई मैसेज बॉडी नहीं होता है, यानी कोई मैसेज वाली बॉडी नहीं होती है। ठीक है, बस मतलब कोई और डेटा वोटा इसमें नहीं होता, ये बस रिसोर्सेज को रिट्राइव करता है, दैट्स इट। यहीं पे कहानी इसकी खत्म हो जाती है। ओके, नाउ गेट के बाद, यहाँ पे गेट के बाद ये बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ जो ये स्लैश है ना, ये बेसिकली URL को डोनेट करता है। जैसे आप सेकंड वाले URL पे आओगे, इस पे आओगे सेकंड वाले रिक्वेस्ट पे, तो गेट के बाद यहाँ पे ये जो वेब पेज, बेसिकली जो आपका वेब पेज है, जो मेन जो हमारा वेब पेज है वो आपको दिखाता है। ठीक है, बस जो URL, जिस URL को ये रिक्वेस्ट कर रहा है बेसिकली वो URL दिखाता है, ये वाला, दैट्स इट। अब ये URL कुछ भी हो सकता है जिसको रिक्वेस्ट कर, जैसे अब यहाँ पे स्लैश है, बेसिकली यहाँ पे मेन हमारा स्लैश है, मेन हमारा पब्लिक HTML मान लो वो है, तो वो यहाँ पे है। सेकंड, अब यहाँ पे ये एक URL इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, कंप्लीट सर्च क्वेश्चन मार्क फलाना ठिकाना, यहाँ तक ये एक URL है। तो सेकेंड वाला जो पोर्सन होता है, 3 पोर्सन मैंने बोले थे, फर्स्ट गेट HTTP मेथड, सेकेंड हमारा URL को बताता है, और थर्ड जो पोर्सन है वो हमारे HTTP के वर्जन को बताता है कि कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। तो जनरली जो अभी हमारा HTTP वर्जन 1.1 यूज होता है, तो ये 1.1 वर्जन को दिखा रहा है। दैट्स इट, सिंपल, फुल एंड फाइनल, डन। ये हमारा फर्स्ट 3 जो हमारा सेक्शन है, फर्स्ट 3 जो हमारा ये सेक्शन है फर्स्ट लाइन का, यहाँ पे ये चीज़ें, ये जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है, सिंपल। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, इन हेडर्स में, इस हेडर में कुछ और भी पॉइंट होता है जो आपके इंपॉर्टेंट
आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट हेडर होता है रेफर, दिस इज कॉल्ड रेफरर। ये काफ़ी यूज होता है गाइस, बग बाउंटीज वगैरह में रेफरर इज बिंग यूज्ड फ्रिक्वेंटली, काफ़ी इसका रोल भी है, बहुत सारी जगहों पे रोल है, हम आएंगे उस पर तो जब बग बाउंटी वगैरह में काफ़ी कुछ समझेंगे सीखेंगे। ठीक है ना, तो रेफरर हेडर जो है आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर मैं एक एक पॉइंट जब बता रहा हूँ तो इफ़ यू वांट एज अ पॉइंट यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, रेफरर हेडर जो है, ठीक है, ये बताता है कि कौन से यूआरएल से रिक्वेस्ट जो है, कौन से यूआरएल से जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हुई है या ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, कौन सी यूआरएल से, यानी कि ये जो यूआरएल, ये जो रिसोर्स की एक्सेस करना चाहता है, ये जो रिसोर्स एक्सेस करना चाहता है, ये कौन से होस्ट यूआरएल से बेसिकली, यानी कि जो मेन हमारा यूआरएल है, मेन जो हमारी वेबसाइट है जिससे कि ये फेच किया जा रहा है, जिससे कि ये रिसोर्स लिया जा रहा है, वो कौन सा है, तो दिस इज google.com, ये वही बताता है। ठीक है, सिंपल सा फंड है। यहाँ पे भी जब आप ये पहला वाला अगर कर देते हो, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस में आपको रेफरर नहीं मिलेगा, आप पहला जो स्लैश वाला करोगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली किसी भी रिसोर्स को ये लोकेट नहीं कर रहा है, ये सिंपली मेन वेबसाइट पे ही है, हमारा मेन डोमेन ही है google.com, तो ये किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को वहाँ पे या किसी रिसोर्स को लुकअप नहीं कर रहा है, लुकआउट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सीधा रेफरर में यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे सिंपली दिख नहीं रहा है। बट ऐसे जैसे ही कोई रिसोर्स अगर आप लुकआउट करोगे तो यहाँ पे आपको रेफरर देखने को मिल जाएगा। हर बार जब भी आप रिसोर्स को लुकआउट करोगे आपको रेफरर देखने को मिलेगा कि वो किसके थ्रू आप वो रिसोर्स निकाल रहे हो, तो यहाँ पे हमारा google.com है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हालांकि इसमें बहुत सारे हैं बट जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट जो है वो है यूजर एजेंट, यूजर एजेंट हेडर। अब ये जो एजेंट है ये कई बार यूज होता है, कई बार कई सारे वेब एप्लीकेशन को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी यूज होता है, उनको अलग अलग यूजर एजेंट चेंज करोगे तो उनको लगेगा अलग अलग ब्राउजर से ये रिक्वेस्ट आ रहे हैं। कई बार कई सारे फायरवॉल बाईपास, कई सारे ब्लॉकेज जो आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया जाता है कई सारे सर्वर्स के द्वारा, तो उसको बाईपास करने में भी यूजर एजेंट चेंज करके उसके बाद प्रॉक्सीज वगैरह का यूज करके ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो बेसिकली यूजर एजेंट जो है वो आपको ब्राउजर के बारे में डिटेल इसकी इंफॉर्मेशन देता है, या किसी भी तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिक्वेस्ट को जनरेट आपके कर रहा है, यानी कि जो भी आपके रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा है उसके बारे में डिटेल देता है। तो हमारे केस में या जनरली किसी भी केस में जो ये रिक्वेस्ट जनरेटर जो होते हैं वो ब्राउजर्स ही होते हैं, यानी कि ब्राउजर से ही तो हम करते हैं ना भाई, तो वो ब्राउजर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे वो ब्राउजर की डिटेल, यहाँ पे कौन सा ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, कौन सा क्या वर्जन है, ये एग्जैक्टली हमेशा करेक्ट नहीं होता, कई बार ये गलत भी दिखा सकता है, हो सकता है ये गलत दिखा दे, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, ये थोड़ा सा इसमें फॉल्स पॉजिटिव भी कभी कभी आ जाते हैं, बट जनरली आपको सही बता देता है। तो ये हमारा यूजर एजेंट है जो हमारे को ब्राउजर की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस इस इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें जो हम अभी जान रहे हैं, इसका बग बाउंटी के टाइम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, हालांकि हम रिपीट एक बार करेंगे थोड़ा बहुत, बट स्टिल। उसके बाद यहाँ पे एक आता है, एक और इंपॉर्टेंट हेडर है, वो है कहाँ गया, होस्ट। होस्ट, ये होस्ट नेम बताता है, बस दैट्स इट। ठीक है, जो भी होस्ट नेम है यूआरएल का वो होस्ट नेम बताता है। लाइक ये कब जरूरी होता है, ये कब इंपॉर्टेंट है, जब अगर एक ही सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट्स होस्टेड है, मान लो एक ही सर्वर पे बहुत सारे होता है, इंटर शेयर्ड होस्टिंग होता है, एक सर्वर पे बहुत सारे होस्ट वेबसाइट जो है वो होस्टेड होते हैं। ठीक है, उस केस में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो यूआरएल फर्स्ट लाइन में भेजा जाता है ना, जो रिक्वेस्ट होता है हमारा, उसमें जो फर्स्ट लाइन में जो यूआरएल भेजा जाता है वो होस्ट नेम उसमें नहीं होता है। ठीक है, उसमें होस्ट नेम जनरली नहीं होता है, उसमें होस्ट नेम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे होस्ट
जो होस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो होस्ट हेडर है, पता लगने के लिए कि एक्चुअली में ये कौन सी वेबसाइट से ये जो है, कौन सी वेबसाइट एक्चुअली जो है हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम रिक्वेस्ट भेजने का काम कर रहे हैं, या जिसके पास हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जिस सर्वर पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जनरली इसका मतलब सिंपली अगर टूटा फूटा समझे तो यही है। ये जो हमारे थे, ये हमारे HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स के कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़ होती है, वो मैं कैसे भूल गया, एक और चीज़ होती है, वो है कुकी। ये कुकी, ठीक है। कुकी में आपको पता ही होगा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए ये यूज होता है, ठीक है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्वर वगैरह जो भेजते हैं, ठीक है, बस जो क्लाइंट के लिए भेजते हैं वही इसमें स्टोर किया जाता है। सर्वर कुकी में अलग अलग डिटेल्स भेजते हैं क्लाइंट्स के लिए, एंड वो इसमें स्टोर कर दिया जाता है। दैट्स इट। ये आपको रिस्पॉन्स में भी मिल जाएगा, रिस्पॉन्स में भी यहाँ पे रिस्पॉन्स में ये सेट कुकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। अभी सेट कुकी क्या है, क्यों है, ये आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि ये सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है और सर्वर ही कुकी में वैल्यूज या जो भी चीज़ें सेट करता है, इसीलिए सेट कुकी हो जाता है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे गाइज है HTTP रिस्पॉन्स हेडर, ठीक है। अब इसमें भी जो पहला हमारा है, ये 3 चीज़ों को डिनोट करता है। पहला जो लाइन है, पहला HTTP वर्जन जो यूज हो रहा है, तो HTTP वर्जन 1.1, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटस कोड जो HTTP स्टेटस कोड कहलाता है। तो जनरली यहाँ पे 200 है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड हुआ है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिला है, तो ये 200 है। और भी बहुत सारे कनेक्शंस स्टेटस कोड्स होते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे, एक एक डिटेल जानेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। और लास्ट में ये जो बताता है कि ओके, लास्ट में इसको बताता है ओके, यानी कि ओके डन, ओके मतलब ओके। जनरली ये एक कमेंट फील्ड होता है, ओके जो है ना, ये जनरली कमेंट फील्ड होता है। जरूरी नहीं है ओके हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हियर। ये बस एक मान लो कमेंट फील्ड है, फालतू का फील्ड है। तो 200 ओके है तो ओके है, यहाँ ओके लिख दिया, दैट्स इट, बस। उसके बाद इसमें गाइज कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सर्वर, जैसे कि हमारा सर्वर। अब इसको हम बोलते हैं सर्वर हेडर, इसको हम बोलते हैं सर्वर हेडर। ये क्या काम करता है भैया, ये जो है ना, ये बताता है, एक तरह से बताता है सर्वर, वेब सर्वर जो है आपका, वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, बस यही बताता है। एक तरह से बैनर ग्रैबिंग हो गया, एक तरह से मतलब आप बैनर ग्रैब कर रहे हो सर्वर का, एंड सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसके बारे में पता लगा रहे हो, ठीक है। तो वेब सर्वर पे जौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसके बारे में बताता है। एंड कई बार ये आपको सर्वर के अदर इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता सकता है, ऐसा भी होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक सर्वर बता रहा है, GWS मतलब गूगल वेब सर्वर होता है। GWS AWS का भाई, AWS अमेजन वेब सर्वर हो गया, GWS गूगल वेब सर्वर हो गया। तो ये सर्वर के बारे में बता रहा है कि गूगल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो है यूज हो रहा है, दैट्स इट। और भी डिटेल दे सकता है, फिलहाल हमारा ये इतना ही डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेट कुकी, जैसा कि मैंने बोला, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सेट कुकी, ये वही हेडर है जिसमें कि जो ब्राउजर को इशू किया गया एक कुकी वैल्यू है वो आपको दिखाता है। ब्राउजर को इशू किया गया मतलब जो है आपका सर्वर है, वो इशू करता है कुकी, ठीक है, समझ में आ गया। एंड उसी को ये दिखाता है सेट कुकी, बस सिंपल सी चीज। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि लेट्स सी कंटेंट लेंथ, ये भी काफ़ी यूज होता है बग बाउंटीज वगैरह में, ठीक है। ये सीधा सीधा बताता है जो लेंथ आपके मैसेज का है उसका लेंथ बाइट्स में, ठीक है। ये जो लेंथ आपको बताता है बाइट्स में, जो आपके मैसेज का लेंथ है, यानी जो मैसेज बॉडी है उसका जो लेंथ है उसको दिखाता है ये बाइट्स में। ये जो भी आपकी कंटेंट है, जो भी आपका मैसेज बॉडी है, उसको बाइट्स में यहाँ पे शो करता है, ठीक है। मतलब कि ये जो आपको
कंटेंट लेंथ के बाद जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सब एक तरह से मैसेज बॉडी ही हो गई। ठीक है, उसके बाद एक कंटेंट देखो इसमें है कि नहीं, हाँ, इसमें एक होता है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप, ठीक है, कंटेंट टाइप में ये दिखाता है कि किस टाइप का कंटेंट ये कंडक्ट करता है, किस टाइप का कंटेंट इसके अंदर है। ये जो सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है इसमें किस टाइप का कंटेंट है। ठीक है, HTML कंटेंट है, JSON कंटेंट है, किस टाइप का कॉन्टेक्ट है ये आपको दिखाता है ये चीज। ठीक है, एंड एक और यहाँ पे फील्ड होता है, लेट्स सी इट इज दैट इज प्रेजेंट और नॉट। आई थिंक इट्स नॉट प्रेजेंट। हाँ, पैरम फील्ड, पैरम या प्रैग्मा बोलो, जो भी बोलो, प्रैग्मा, प्रैग्मा ही बोलो, प्रैग्मा फील्ड। ये क्या बताता है, यहां पे बोल रहा है नो कैश। ये बताता है बेसिकली, ये ब्राउजर को आपके इंस्ट्रक्ट करता है, ब्राउजर को, कि आपको जो ये रेस्पॉन्स है इसको कैश में स्टोर नहीं करके रखना है। ठीक है, इसको कैश में स्टोर करके नहीं रखना है, ये इसको यही बताता है, सिंपल। एंड यहां पे एक और पैरामीटर होता है एक्सपायर्स। क्या लिखा हुआ है यहां, एक्सपायर्स। एक्सपायर्स का मतलब होता है यहां पे, एक्सपायर जो होता है कि जो रिस्पॉन्स में कंटेंट होता है, जो भी रिस्पॉन्स में कंटेंट है वो एक्सपायर, उसकी एक्सपायरी की बेसिकली यहां पे आपको डेट प्रोवाइड कर देता है। 2023 के 4 जून को ये एक्सपायर होगा, दैट्स इट। यानी कि 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल मान के चलो, ऑलमोस्ट 1 साल। हाँ, ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स इस तरह से होते हैं। इसमें और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, एक्सेस प्रोटेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें हैं एक्सेस के लिए। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, जिसका और भी कुछ कनेक्शन है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उसको भी। ये जनरली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हेडर्स इसको बोलते हैं, जिसमें ये सारी डिटेल्स हैं। अब गाइज ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, या जो भी डेटा इधर उधर आ जा रहा है, जो भी हो रहा है, ये सब एक HTTP मेथड के थ्रू होता है, जो सबसे पहले आपको मिलता है। जैसे यहाँ गेट हो रहा है, यहाँ गेट मेथड है, इधर हाँ ये गेट, यहाँ पे देखो ये एक रिक्वेस्ट जो है ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, देखा, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। वैसे ये और भी रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं। तो ये गेट पोस्ट क्या होता है और क्या चीज़ें, ये सब काम होते हैं। ये पुट होता है, एक हेड भी होता है, ये सब क्या है ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। HTTP मेथड्स इनको बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे, एक सेकेंड, जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक, आपको टास्क में आपके लिए सिंपल सा टास्क है, रिवाइज टूडेज सेशन टिल नाउ, मतलब सुबह और अभी शाम को जो भी हुआ उसको रिवाइज करना है आपको, उस सेशन को। सेकेंड में रीड अबाउट DNS। ठीक है, DNS के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ना है आपको, एक्सप्लोर करना है अपने अपने हिसाब से, जो भी है वो करना है। रीड अबाउट TCP, UDP, ICMP, ये तीनों के बारे में आपको फिर से पढ़ना है। इसका रीज़न है, मैं आपको जो फिर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपको पढ़ना ही है फिर से। इसका रीज़न है वो बाद में आपको पता चलेगा। ये तीनों चीज़ें आपको करनी है जनरली एक टास्क में, सिंपल सा टास्क है, अभी कुछ ऐसा कुछ बहुत हेवी टास्क नहीं है, बस यही करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कोई, ताकि फर्दर आपको किसी को भेजना हो तो भेज सकते हो। दैट्स इट, टास्क है, रिवाइज करना है सेशन को, DNS के बारे में पढ़ना है, TCP, UDP और ICMP के बारे में पढ़ना है, दैट्स इट। तो इसका आपने ले लिया होगा, वो मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ मैं स्टॉप